अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल मैंने दिया था और उसको आपने रिकंसाइल भी करना था और इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में फिगर्स डालनी थी, तो किया होगा। आंसर ठीक नहीं आया। सैटरडे को चूंकि आप लोग आए नहीं, तो इसलिए आपने सवाल भुला दिया होगा। एक नज़र वर्किंग्स को देख लें ताकि मैं सामने फिगर्स भरूं तो आपको नज़र भी आए क्या किया है। मैंने सारी वर्किंग्स कर दी थी। आपकी शक्लों से लग नहीं रहा कि वर्किंग देखने में इंटरेस्टेड हैं आप। चलें इधर देखें। फिर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। मार्जिनल की बना रहा हूं पहले। सेल्स कितने यूनिट्स? 323508 2588 और इसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स मैंने आपको एब्जॉर्प्शन की दी थी और कहा था ब्रैकेट में कि 20% इसमें फिक्स्ड है, तो मार्जिनल की बन गई ये 240,000। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आप निकाल चुके, मैं नहीं बल्कि बोर्ड पे निकाल दी थी। 11782 1172825 और क्लोजिंग फिनिश गुड्स साल के एंड पे यूनिट्स कितने हैं? 4000 और मार्जिनल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो 38.5 154,000 तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई। किसी के भी प्रॉफिट्स रिकंसाइल नहीं हुए। 1 2 3 4 5 चलें ठीक है। क्या बना जी? 1258825 और आंसर आ गया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 1329175 और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 250,000 का 40%, 250,000 का 40% 1,00,000 और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाल ली थी 9625 1219550 नेट कंट्रीब्यूशन और इसमें से फिक्स्ड खर्चे माइनस FOH 99990 और एडमिन सेलिंग है बाकी के 60%। 250 का 60%, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 969560। ये हो गया जी मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट। किसी फिगर पे है जी? कहाँ डबल लाइन कैसे आया? ये मैंने सवाल में दिया हुआ था। करंट पीरियड कॉस्ट में मैंने दिए हुए थे आपको, जहां डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और वो बताया था, तो ये बताए थे।
इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन, जी अभी फिलहाल हाँ, लेकिन मैं आपको एक सवाल पूरा करा दूं फिर करता हूं उस पर बात। सेल्स 2588,000 और इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इसमें आपके पास ऐसा डेटा ही नहीं कि आप अंडर ओवर अप्लाइड निकाल सकें, इसलिए मैंने निकाला भी नहीं था। ओपनिंग फिनिश गुड्स यही 3 लाख, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली थी 129,1050, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं 4000 यूनिट्स इंटू 41.8, 167,200, 1423850, ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 116,415। इसमें से एबनॉर्मल लॉस माइनस 10450 और एडमिन सेलिंग भी माइनस, बल्कि अलग अलग तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, 250,000। तो नेट प्रॉफिट हो गया 903700। ये हो गया एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट। जिन्होंने भी पूरा किया है इनमें से किसी लाइन में कुछ पूछना है बेटे तो पूछें। रिकंसिलिएशन, एब्जॉर्प्शन का नेट प्रॉफिट 903, ओपनिंग स्टॉक में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स, यानी मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों के स्टॉक्स का फर्क। तो फिनिश गुड्स के स्टॉक का फर्क है 60,000, ये 3 लाख और 240 का फर्क है। वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग का फर्क, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स वाली वर्किंग देखें, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स वाली वर्किंग, जिन स्टूडेंट्स ने रिकंसिलिएशन बनाई है ना और वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का फर्क ले रहे हैं, वो कर रहे थे, मेरा ख्याल है कर रहे होंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की ये 105 की फिगर में ऐड जो कन्वर्जन लिखा था, नहीं, कन्वर्जन तो उन पे इस महीने और काम हुआ है तो वो पूरे हुए हैं। ओपनिंग का मतलब होता है जो पिछला क्लोजिंग है,
तो पिछले साल एंड तक इन पे जो कॉस्ट लगी हुई थी ये वो है जो बीडी के सामने लिखी हुई है। तो मार्जिनल के सवाल में बीडी में क्या लिखा हुआ है 105 और एब्जॉर्प्शन के सवाल में 130। तो ये जो 25,000 है ना, जो कि मैंने सवाल में भी दिया हुआ था, मैंने आपको क्वेश्चन में भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट का ब्रेकअप बताया हुआ था। तो मार्जिनल का सवाल करते हुए, एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए, ये बीच वाले 25,000 का फर्क है। तो यही दोनों के ओपनिंग का फर्क है। ये बात दोबारा सुन लें। जब मैंने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स लिखा था स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में, तो मैंने उसमें लिखा था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसके अंदर बीडी, कन्वर्जन और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। इन दोनों को मिला के, चूंकि उनके ऊपर अंग्रेजी में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा है, इसलिए दोनों को मिला रहे हैं। नहीं, ओपनिंग स्टॉक ये है, ये जो साल के शुरू में था, ये साल के शुरू में थोड़ी था, ये तो साल के दौरान इस पे और काम हुआ है। इन पे इतना काम और हुआ तो वो कंप्लीट हो गए। हम यहां पर ओपनिंग की बात कर रहे हैं, बीडी की बात कर रहे हैं। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के वर्क इन प्रोसेस, बीडीज का फर्क वो ये 25,000 का फर्क है। हां, जब क्लोजिंग का फर्क लेना होगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक, तो फिनिश गुड्स का तो 167,200 माइनस 154,000 13, और वर्क इन प्रोसेस ऐसे करेंगे कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन बनाई थी वर्किंग में, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों निकाले में मैंने। एब्जॉर्प्शन वाला कितना है 10,88,440, और मार्जिनल वाला 825996 नूर। ये है वो प्रोसेस वाला सवाल। अंडर ओवर अप्लाइड की कहानी एक बतानी थी मैंने, उसके अलावा आपने ये सवाल पूछना है, इसमें कुछ तो बोलिए। इस सवाल में बताइए, कुछ पूछना है तो। कुछ नहीं पूछना। इस सवाल के ना अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए नसीहतें करने लगा हूं। आप इस सवाल में ये जो सारा सोल्यूशन हुआ हुआ है, ये नहीं, वर्किंग्स भी और सवाल, फिक्स्ड ओवरहेड्स वाली बातें खास तौर पे बताएं, कहां कहां क्या क्या कहा हुआ मैंने, क्वेश्चन में बताएं पहले तो। फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं 990।
फिर उसके बाद बताएं किस किस वर्किंग में क्या क्या किया है। फिक्स्ड ओवर वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, कॉस्ट पर यूनिट में क्या किया है? फिक्स्ड और कन्वर्जन, फिक्स्ड कन्वर्जन और वेरिएबल कन्वर्जन अलग अलग कर दी। कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा हूं। और यहां मैंने करंट पीरियड कॉस्ट में ये लिखा था, फिर इसको डिवाइड करके यहां पर यूनिट 3.3 निकाला था। और फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ये मैंने ये वाली माइनस की है इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, और मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट में ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। और अंडर ओवर अप्लाइड की वर्किंग की थी मैंने? नहीं की थी। अगर करते तो अप्लाइड और एक्चुअल अभी तक ये एक दो दफा टेस्ट हुआ है, एक दफा ही कहूंगा क्योंकि वो जो एक और है मार्जिनल वो इतना को खास मिक्स नहीं है, लेकिन चलें फिर भी प्रॉपर मिक्स एक दफा हुआ है। उसमें इन्होंने ये OAR और अंडर ओवर अप्लाइड में डाला तो नहीं है, लेकिन हो सकता है टेस्ट। थोड़ा गहराई में उतरने लगे हैं, जो सुनना चाहें वो कायम रहना, बाकी चिल करना है। अगर इस क्वेश्चन में फिक्स्ड OAR दिया होता, अलग से फिक्स्ड OAR होता, लेट से 3.5 अलग से गिवन होता, अगर अलग से गिवन होता तो हम लोग फिर ये कॉलम कैलकुलेट ना करते, क्योंकि ये गिवन होता तो इस 3.33 को जहां इस्तेमाल किया है 3.3 की जगह 3.5 यूज करते। एक फर्क ये पड़ता, अगर आपको फिक्स्ड OAR पर यूनिट दिया होता तो एक तो कॉस्ट पर यूनिट करते हुए हम ये कॉलम ना बनाते, और ये जो 3.3 जहां भी सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया है उस 3.3 की जगह 3.5 इस्तेमाल करते। ये बात समझ आई? कॉस्ट पर यूनिट में ये कॉलम ना बनता, और हम जहां भी सॉल्यूशन में 3.3 यूज कर रहे हैं उसकी जगह 3.5 यूज करते। एक फर्क ये पड़ता सवाल में। दूसरा फर्क ये पड़ता कि एक्चुअल ये लिखते और अप्लाइड के लिए क्या करते। अप्लाइड के लिए हम लोग 3.5 को नहीं, कन्वर्जन वाले ईपी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको ना मैं अभी अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वेरिएंस, ये उसमें आएगी बात। हम लोग वेरिएंस वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ये अप्लाइड और अंडर ओवर अप्लाइड पे दोबारा कर रहे होंगे बात, ये तब हो जाएगी बात। अभी चूंकि सवाल सॉल्व किए और आप इसको लिखना चाहें तो बता रहा हूं, दोबारा बताता हूं। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड OAR दिया होता तो कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में हम ये कॉलम ना बनाते, एंड सॉल्यूशन में जहां जहां 3.3 इस्तेमाल किया उसकी जगह 3.5 आता। ये एक बात ये की है। दूसरी बात ये की है कि फिर हम लोग अप्लाइड की वर्किंग करते और इसमें 3.5 को कन्वर्जन के ईपी से मल्टीप्लाई करते। कन्वर्जन का ईपी कितना? 30। तो 3.5 इंटू 30300 10605 ओवर अप्लाइड होता 60। फिर ऐसे होता। अगर इस क्वेश्चन में फिक्स्ड OAR दिया होता तो फिर नंबर 1 कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में ये वाला कॉलम ना बनता, एंड हमने सॉल्यूशन में जहां जहां 3.3 यूज किया था उसकी जगह 3.5 आ रहा होता। पहले इतनी बात लिख लें।
अप्लाइड ही बता दिए होते, अप्लाइड क्यों बता दिए होते? अच्छा चलो बता दिए होते, यानी आप कह रहे हो कि 106050 बता दिया होता तो फिर हम इसको ईपी से डिवाइड करके वो यार निकाल लेते, 3.5 हम खुद निकाल लेते, और सवाल में जहां जहां 3.3 यूज किया था 3.5 यूज करते। दो बातें की हैं, मैं दोनों दोबारा कर रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन में, ये मैं प्रोसेस मिक्स वाले की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड ओआर सवाल में दिया होता तो एक तो हम कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में ये वाला कॉलम नहीं बनाते, एंड सॉल्यूशन में जहां जहां 3.3 यूज कर रहे थे उसकी जगह 3.5 यूज करते। एक बात ये की है, और दूसरी बात, अंडर ओवर अप्लाइड की वर्किंग में हम अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालते? वो जो 3.5 दिया हुआ है इनटू कन्वर्जन कॉलम ईपी वाला, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जी। हम्म। हम्म। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स मटेरियल में नहीं होते ना, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फर्क मटेरियल का है, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स का है। मटेरियल को कहां माइनस किया मैंने? मटेरियल कहां किया है? 25,000 क्या है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स वाली वर्किंग में ओपनिंग का बीडी क्या लिखा हुआ है? मार्जिनल में क्या लिखा हुआ? तो मटेरियल किधर है इसमें? ये मैंने मटेरियल का डिफरेंस कहां लिखा है? देखें, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एब्जॉर्प्शन वाली कॉस्ट में से मार्जिनल वाली कॉस्ट माइनस की है। अगर ये ब्रैकेट ना भी करें तो भी सवाल से ही पता चल रहा है कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की मैंने कॉस्ट सवाल में दी हुई है उसमें 25,000 फिक्स्ड शामिल है, तो वही डिफरेंस का रीजन है। तो ये मैंने वही 25 लिख दिया। कुछ और पूछ रहे हो आप? चलो सोच लेना, जो पूछ रहे दोबारा सोच लेना। हाँ? 45 नहीं तो 45 भी क्यों ऐड कर रहे हो? 25 ही है बस। अच्छा, अच्छा इसका ना एक ही सवाल आया हुआ है, प्रॉपर मिक्स सवाल, वो आपका होमवर्क है। वो है जी ऑटम 19 मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में एक ही इसका मिक्स प्रॉपर सवाल आया हुआ है, वो ऑटम 19 है। क्या नाम है? हाँ, फ्रेपे लिमिटेड।
ऑटम 19 फ्रेपे लिमिटेड के नाम से होगा। ये होमवर्क है। फ्रेपे लिमिटेड के नाम से ऑटम 19 क्वेश्चन है, ये करके आइएगा। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल इसमें मैं और कहूंगा, लेकिन वो कल जब आप ये फ्रेपे करके आएंगे तो फिर मैं वो बताऊंगा। ये चैप्टर खत्म और अगला चैप्टर है, और उस अगले चैप्टर में से भी तकरीबन पक्का पक्का सवाल आता ही आता है, और इसमें फार्मूले हैं बहुत ज्यादा और आपको करने पड़ेंगे अच्छी तरह याद। मार्जिनल ऑप्शन बस खत्म। आप ना अब अगला चैप्टर तो रजिस्टर पे लिखने ही लगे, लेकिन फिर भी ये जो पिछला चैप्टर है इसमें मैंने आपको एक बात बतानी है भी कि अगर बजटिंग मिक्स हो तो कैसे करना है, तो आधा पेज छोड़ दें नसीहतें लिखने के लिए, और उसका जो सवाल दूंगा अगर आप वो भी इसी रजिस्टर पे किया करते हैं तो सवाल की भी जगह छोड़ दें, अगर सवाल कहीं अलग करते हैं तो वो अलग सही। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से एक सवाल चैप्टर बनाया हुआ है मैंने। क्या जी? मैंने बहुत मुश्किल बात कर दी, मैं दोबारा करता हूं। अभी आप लिखते लिखते जहां तक आ गए, फिर एक सवाल होमवर्क दिया है आज, अगर वो भी इसी रजिस्टर पे लिखते हैं यही रेगुलर लेक्चर्स में तो वो सवाल भी जगह लेगा, किसी और रजिस्टर पे लिखते हैं तो नहीं है मसला। फिर जब आप ये कराएंगे तो कल मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल अगर बजटेड डेटा हो तो क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ नसीहतें बता दूंगा, जिसके लिए 4-5 लाइनें काफी होंगी। फिर उसका भी एक सवाल होमवर्क दूंगा। अब इस सब में से आप देख लें कितनी को जगह छोड़नी है, और फिर ये चैप्टर की हेडिंग दे लें। अगर क्वेश्चंस भी इसी रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं तो फिर उसके हिसाब से जगह छोड़ दें, अगर क्वेश्चंस अलग सॉल्व करते हैं तो फिर आधा पेज बहुत है छोड़ दें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वैसे तो ये इतना नाम काफी है, लेकिन ये मशहूर चूंकि इस नाम से है तो मैं साथ ये भी बता देता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, मैंने इसको रखा हुआ है चैप्टर नंबर पता नहीं 9 है कि 9 है 9, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। इसमें फार्मूले हैं बहुत ज्यादा, आपको याद करने पड़ेंगे, और करेंगे तो होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर किसी बिजनेस ने एक काम रिपीटेटिव बेसिस पे करना है, यानी कोई प्रोडक्ट है वही बनाते हैं बनाते हैं बनाते ही जाते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कॉलेज की मिसाल है तो वो टीचिंग की सर्विसेज है, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वही प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस बिजनेस ने आइंदा के लिए, अगर खाने पीने का बिजनेस है, ये चलो खाने पीने का नहीं भी है, तो प्रोडक्ट की वो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और उसकी कॉस्ट भी मेंटेन रखनी है।
इससे मुराद ये है कि अगर एक बिजनेस, ये जो जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं, ये चेयर्स बनाता है और बेचता है, एक दफा इस चेयर को बनाने में जितने का भी मेटल, जितने की भी लकड़ी, जितने का भी कपड़ा लगा, और ये चेयर लेट से 5,000 रुपए कॉस्ट की, तो कस्टमर्स को बेच दी चलो 10,000 की। अब अगली बार वर्कर्स फिर जीरो से सोचेंगे कि अच्छा आप क्या साइज रखें चेयर का, कितना को कपड़ा लगा लें, फिर जीरो से सोचेंगे। और इस बार उन्होंने जो क्रिएटिविटी दिखाई तो ये चेयर 12,000 रुपए की कॉस्ट की। फिर अगले बार वर्कर्स ने फिर सोचा, उस बार जो क्रिएटिविटी दिखाई उन्होंने 250 रुपए में चेयर बना दी। तो ऐसा क्यों ना करे बिजनेस? नहीं, बिजनेस ऐसा क्यों ना करे, मतलब ये क्यों ना हो ऐसा, जैसे मैंने कहानी बता दी कि कभी 8,000 की बन रही है, कभी 12,000 की बन रही है। प्रोडक्ट की शक्ल ही बदल रही होगी, क्वालिटी सेम नहीं रह रही होगी, सेल प्राइस बार बार कहां बदलेंगे। तो बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट को एक सेम क्वालिटी में मेंटेन रखने के लिए अपने सारे प्रोडक्शन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी ना, कि नहीं, कि कितने किलो मेटल लगना है, कौन सी क्वालिटी वाला मेटल लगना है। और वर्कर्स सुस्ती से काम ना करें तो उनको आर्स का भी बताना पड़ेगा। तो बिजनेसेस स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। एक मिसाल के तौर पे एक स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। ये मैं जो अभी सामने नीला नीला करने लगा ना, ये मिसाल ले रहा हूं मैं, ये एक एग्जांपल है। एक बिजनेस एक कार्ड बना रहा है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट इतने रुपए में इतनी क्वांटिटी का मटेरियल इस्तेमाल करके बन जाना चाहिए। और इसमें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड भी होगा, प्राइस भी होगी, यानी क्वांटिटी रेट और इनको मल्टीप्लाई करके टोटल। और ये ना अपने बेसिकली प्रोडक्शन वर्कर्स के लिए भी सेट किया होगा कि जो प्रोडक्ट तुमने बनाना है उसका एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए के 3 किलो लगने चाहिए। और साथ ही इस स्टैंडर्ड में हमने अपने परचेज वालों को भी टारगेट दे दिया कि ये 60 रुपए किलो हो, उससे ज्यादा ना हो, बस इतने का होना चाहिए। मटेरियल बी के 5 किलो लगने चाहिए, ये मिलता है 20 रुपए का, ये 20 रुपए किलो ही होना है, 100। एक यूनिट बनाने के लिए काबिल लोग चाहिए, कारीगर पक्के स्किल्ड। उन वर्कर्स का 1 घंटा काफी होगा, और इसकी सपोर्ट के लिए अनस्किल्ड लोग भी चाहिए होंगे, उनके 4 घंटे चाहिए होंगे। और ये वाला वर्कर जो मिलेगा ये 200 पर आवर, इसके लिए बिल्कुल ठीक है रेट। और ये वाले लोग जो होंगे इनके लिए 120 पर आवर बिल्कुल मुनासिब है। और आपकी समझदारी पे ये बात मैं बड़े आराम से अज्यूम करना चाह रहा था, लेकिन मैं बोल देता हूं, ये है 60 रुपए पर केजी, ये 200 रुपए पर आवर। फिर इसके अलावा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेरिएबल एफओएच भी लगने चाहिए, फिक्स्ड एफओएच भी लगने चाहिए। और 2 मशीन आवर्स काफी हैं इस एक यूनिट को बनाने के लिए। और 1 घंटा मशीन चलेगी तो वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 70 रुपए और फिक्स्ड ओवरहेड लगेंगे 20 रुपए, 140 और 40, 1140। ये सारा टेबल दोबारा बताता हूं। बिजनेस ने अपने वर्कर्स के लिए, अच्छा बिजनेस का इरादा था कि क्वालिटी भी मेंटेन रहे, कॉस्ट भी मेंटेन रहे ना। वर्कर्स खुल के पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, अब्बा जी का माल समझ रहे हैं, तो वो फिर ये तो कॉस्ट ही बढ़ा दिया करेंगे। तो प्रोडक्शन की सारी टीम को ये टारगेट दिया जा रहा है, और जिन लोगों ने इस मटेरियल को खरीद के लाना है, जिन लोगों ने लेबर को हायर करना है, उनको भी रेट्स का टारगेट दिया जा रहा है। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट ने साल के शुरू में डिसाइड कर दिया कि इस प्रोडक्ट का एक यूनिट हम इतने रुपए में बनाएंगे, और ये स्टैंडर्ड सेट किया है। ये सारी कैलकुलेशन साल गुजरने के बाद कैलकुलेट करेंगे कि साल के शुरू में करेंगे? साल के शुरू में करेंगे। इसको नोट कर लें, फिर इसके बारे में आपको ना 2-3 नसीहतें लिखवाता हूं, वो नोट कर लीजिएगा। पहले इसको लिख लें,
फिर मैं कुछ जबानी बताता हूं बातें। ये नोटेड। ये नोटेड। अच्छा, एक तो ये बात लिख लें दोबारा, अगर किसी ने दोबारा बता रहा हूं, अगर नहीं लिखी तो भैया आप लिख लो। मैंने कहा है कि बिजनेसेस साल के शुरू में ये एक स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं ताकि पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए एक टारगेट होगा। ये साल के शुरू में बन रहा है और प्रोडक्शन टीम के लिए टारगेट है कि यूनिट इतने में बनना चाहिए। दूसरी बात, अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता हुआ तो उसके स्टैंडर्ड कार्ड में ये वाली लाइन नहीं आ रही होगी। अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करने वाला है तो उसके स्टैंडर्ड कार्ड में ये फिक्स्ड ओवरहेड वाली लाइन नहीं होती। तीसरी बात, ये स्टैंडर्ड कार्ड कब बन रहा है? साल के शुरू में। इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये ओ ए आर है, ये ओ ए आर है, ये ओ ए आर पर आर है और ये ओ ए आर पर यूनिट है। स्टैंडर्ड कार्ड चूंकि साल के शुरू में बन रहा है तो ये जो आपको ओवरहेड्स वाली दो लाइनें लिखी नजर आ रही हैं ये ओ ए आर है। ओ ए आर भी तो साल के शुरू में कैलकुलेट होता है, तो ये ओ ए आर है। यानी वेरिएबल ओ ए आर 70 रुपए पर आर, या फिर वेरिएबल ओ ए आर 140 पर यूनिट, फिक्स्ड ओ ए आर 20 रुपए पर आर, या फिर फिक्स्ड ओ ए आर 40 रुपीज पर यूनिट। तो ये ओ ए आर है।
बिजनेसेस ये काम क्यों कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं इसके, जैसे बजटिंग में इसका इस्तेमाल होगा। आपके सिलेबस में नहीं है बेशक बजटिंग, लेकिन बिजनेसेस जब बजट बनाते होंगे तो वो इस कार्ड का यूज करेंगे बजट बनाते हुए। फिर कुछ बिजनेसेस, सारे नहीं, कुछ बिजनेसेस फाइफो एफओ की जगह इसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड बना लेते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसा कर सकते हैं कि वो फाइफो एफओ मेथड की बजाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू करते हो, तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी यूज हो सकता है। फिर बिजनेसेस वो जो स्टैंडर्ड कार्ड बना के टारगेट देने, तो इसको फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी यूज कर रहे होंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहां से आ गई इसमें? यानी कि साल के शुरू में इनको टारगेट दे दिया, साल का एंड आया तो अब हिसाब भी तो कर लेना है ना कि जो किया था, जो टारगेट दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। फिर कहीं ना कहीं बिजनेसेस इसको डिसीजन मेकिंग में भी यूज करते होंगे।
देखते हैं अभी। अभी लाइट आई है या नहीं? लाइट अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, और ये वैसे तो आप में से कुछ ही लोग रह गए थे शाम में आने वाले, लेकिन इस वीक में है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली क्लास है। और हो सकता है ईद की छुट्टियों में कोई पढ़ने का दिल किसी का कर ही जाए। आपको कैसे पता मैं एक्स्ट्रा क्लास का कहने लगा हूं? नहीं कह रहा एक्स्ट्रा क्लास का, नहीं नहीं भाई, मैं क्लास क्लास में पढ़ाऊंगा तो एक्स्ट्रा क्लास शेयर होगी ना। मतलब कैसे ऐसे बगैर पढ़ाए कैसे शेयर हो जाएगी एक्स्ट्रा क्लास? जब आप होंगे नहीं तो मैं कहां पढ़ा रहा हूँ? मैं भी खानदान वाला आदमी हूं भाई, मुझे भी, मेरे पर भी ईद होती है। मैं भी अगर किसी का पढ़ने का दिल कर गया तो मैं अभी ना आपको वो वेरियंस तो क्या शुरू करना था, लाइट ने करने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको ना अब तक जितने चैप्टर पढ़ लिए आप इनको रजिस्टर में कहीं किसी अलग जगह लिख लें। रट्टा होता नहीं है ज्यादा, लेकिन कभी कभार आ सकता है। तो पहले इरादा यह था कि सिलेबस के एंड पे बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कोई अभी पढ़ने का दिल कर ही जाए किसी का, तो मैं आपको ना चैप्टर वाइज कुछ कुछ चीजें जो याद कर लेनी चाहिए वो बता रहा हूं। और अगर कोई रिकॉर्डिंग वालों, वैसे तो रिकॉर्डिंग वालों को और भी 500 नसीहतें करनी है मैंने, लेकिन टाइम नहीं है अभी। कभी रिकॉर्डिंग के ग्रुप में कोई पूछ ही ले कि भाई सर ने वो थ्योरी कब बताई थी, तो याद रखना लेक्चर 59 के एंड पे, कोई और बता देना 59 के एंड पे। और इसको आप रजिस्टर में किसी ऐसी जगह लिखें जहां कहीं आपको अगर देखना पड़ जाए तो पता तो चले कहां लिखा था, या स्टार्ट पे एंड पे कहीं लिख लें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसमें ना इस चैप्टर के तकरीबन आखिर में, नहीं तकरीबन आखिर में नहीं, दूसरे पेज पे, चैप्टर 1 दूसरे पेज पे FIFO FO के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ये कर लेना याद। चैप्टर 1 दूसरा ही पेज FIFO FO के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। चैप्टर 2 में कुछ नहीं, चैप्टर 3 में दो ही पेज लिखे हुए मैंने चैप्टर 3 में। तो एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स हैं, चैप्टर 3 में मैंने दो ही पेज लिखे हुए बस, एक स्टेप्स हैं और एक मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। चैप्टर 4 लेबर वाला, अच्छा इसके अलावा वैसे ही कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। जैसे एक दफा सवाल पास पेपर करते हुए भी आया था कि ऐसी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं कि एनआरवी कॉस्ट से कम आ जाए, या
ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं। तो ये तो अपने नॉलेज के हिसाब से ही है, मैं आपको सिर्फ वो चीजें मार्क करवा रहा हूं जो आप अपने नॉलेज से नहीं लिख पा रहे होंगे। तो चैप्टर 4 में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। चैप्टर 4 के दूसरे पेज पे दो डब्बे बनाए हुए मैंने। चैप्टर 4 लेबर वाला था, उसके दूसरे पेज पे दो डब्बे बनाए हुए एडवांटेज डिसएडवांटेज के। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चैप्टर 5 6 कुछ नहीं, चैप्टर 7 कुछ नहीं। चैप्टर 8 पहले पेज पे है मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशंस। अजम्पशंस और दूसरे और चौथे पेज पे, दूसरे और चौथे पेज पे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। कॉस्ट के पेपर में चीजें नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन अगर पूछ ले फिर। चैप्टर 8 के पहले पेज पे मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशंस हैं और दूसरे और चौथे पेज पे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। चलें बाकी टॉपिक्स का फिर बाद में बताता रहूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।